गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। मैंने अब तक आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं और वो क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड में कुछ तो आ भी चुके हैं और कुछ आने की संभावना है। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कीजिएगा। आपका ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए बच्चों मैं जो आपको डेली क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया था, मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया था और उसके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी पढ़ ली थी। अब हम साउथ यानी दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ राजाओं ने अच्छे कार्य किए थे, जिसमें से जो पहला जो हमारा वंश होगा वो पहला वंश होगा पाल वंश। वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी 1-2 लाइनें 10th क्लास के हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा वीडियो को और फिर आप इसको क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगी उसको कीजिएगा। ठीक है। पाल वंश। पाल वंश, इस वंश का उद्भव बंगाल के लगभग, बंगाल आप जानते हैं कौन सा है, बंगाल में लगभग 750 ईसा में गोपाल से माना जाता है। गोपाल एक जगह का नाम है, उस जगह के लिए बोला गया है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा गया है। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया था। कन्नौज आपको मैं बता चुकी हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यूपी के अंदर है ये। एक तो कन्नौज, एक उज्जैन, ये 2 बड़े फेमस हुए थे मौर्य काल के बाद या मौर्योत्तर काल के बाद। ठीक है, तो कन्नौज तक इसने विस्तृत किया था। प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणात्मक संघर्ष किया था। त्रिकोणात्मक कौन कौन शामिल हो गए थे, एक तो पाल वंश खुद शामिल हुए थे और 2 कौन थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों कैसा संघर्ष, इन तीनों को मिलाकर जो संघर्ष कहा गया उसको क्या नाम दिया गया था, त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया था। और इसको युद्ध लड़ने के बाद अपने राज्यों को इसमें क्या किया, इसने सुरक्षित कर लिया। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उस कहाँ से ले गए बेटा, पाटलिपुत्र में बता चुकी हूँ, पटना में मगध की राजधानी थी, वर्तमान में बिहार। इसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राज्यों के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी। क्षीण का मतलब होता है कमजोर होने लगी, धीरे धीरे मतलब पतन होने लगा। इसके राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईसा में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण होती चली गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की सबसे बड़ी उन्नति हुई थी। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप भी, कि पाल वंश राजा बौद्ध धर्म के थे। उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों में खूब उन्नति हुई थी। ठीक है, अपन पढ़ के आ गए, पहले नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह पढ़ के आ गए हैं, तो याद रखना बच्चों इसको। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त हुआ। ये अंडरलाइन करना, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा को तो कुमारगुप्त ने बनवाया था, जहाँ पर कैसी शिक्षा दी जा रही थी, संस्कृत की शिक्षा दी जा रही थी। बाद में जब पाल वंश के राजा यहाँ पर आए, शासक जब यहाँ पर आए, तो पाल वंश को और विक्रमशिला को, दोनों बिहार में हैं, विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त हुआ। किसको, राजा कौन थे यहाँ पर, राजेंद्र। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, ये मैंने ऑलरेडी रेड पेन से अंडरलाइन कर रखी है, ये आपको कॉपी में लिखना है क्योंकि इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राज्य नए पाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पे वहाँ पर आए थे। पाल वंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विठपाल जैसे शिल्पियों को संरक्षण दिया था। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पाल वंश के बारे में पढ़ा दिया है। 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है वर्तमान में इनको कहा जाता है राजपूत। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट वंश को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है, राजपूत। राष्ट्रकूट वंश, इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग शासक का नाम है जो राष्ट्रकूट वंश का क्या था, शासक था, 736 ईसा में की थी। उसने नासिक, जो कि नासिक वर्तमान में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इतना वो नहीं किया, बस एक लाइन अंडरलाइन जो मैंने कर रखी है, जो दंती दुर्ग है, मैं एक बार वापस से अंडरलाइन कर देती हूँ उसको, कि इस राजवंश की जो स्थापना की थी वो शासक का नाम क्या था, दंती दुर्ग। इस बात को ध्यान रखना। दंती दुर्ग
दंती दुर्ग प्रतापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया। कृष्ण प्रथम ने अलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसको अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कैलाशनाथ जो मंदिर है अलोरा के अंदर, उसका निर्माण किसने कराया। और ये अजंता और अलोरा के जो मंदिर है वो महाराष्ट्र के अंदर है और बहुत फेमस है। मैंने आपको बताया भी था, गुप्त काल का जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें मूर्ति कला का जो उत्कीर्ण किया गया चट्टानों में वो सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको ध्यान रखना आप लोग बच्चों। कृष्ण प्रथम ने अलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। जरूर पूछता है कि किस राजा ने सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जिस कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था शासक, वो कौन से वंश से था, तो राष्ट्रकूट वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट, वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्षन शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्य खेत को या माल खेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा ज़रूर से, क्योंकि ये पूछते हैं कि अरब यात्री सुलेमान था, वो किसके शासनकाल में आया था, तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अंडरलाइन कर रही हूँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्षन की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों से की है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सुलेमान यात्री जो आया था वो किसके काल में आया था, तो वो अमोघ वर्ष के काल में आया था। और अमोघ वर्ष कौन से वंश का शासक था, राष्ट्रकूट के वंश का शासक था। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र द्वितीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईसा में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके माल्य खेत पर अधिकार कर लिया। अब मैं एक जो लाइन अंडरलाइन कर रखी है, इसको आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। प्रबल मतलब वो इतने कट्टर जिसे बोल सकते हैं, वो प्रबल या कट्टर एक ही वर्ड है। ठीक है, तो कट्टर या प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। ये भी अंडरलाइन करा हुआ है ऑलरेडी कि वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहारा या बलराज, जिसमें क्या होती है, शक्ति होती है, बहुत मजबूत होता है, बलराज संबोधित किया है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रकूट हो गया, यानी राजपूतों के बारे में हो गया। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो वंश है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, आप एक चीज़ अंडरलाइन कर सकते हो कि जो गुर्जर है, गुर्जर का मतलब था गुजरात में रहने वाले। ठीक है, तो गुर्जर वंश गुर्जर जो शब्द लिया गया है वो गुजरात से जोड़ा गया है कि गुर्जर जो मिलेंगे आपको गुजरात से मिलेंगे, वहीं से इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईसा में गुजरात से हुई थी। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन आप एक बार अच्छे से इसको लिखना कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था और वो कहाँ पे की थी, उसने तो गुजरात में की थी। अतएव उसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से आने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज से ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ।
उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में 1018 से लेकर 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। अब यहाँ तक की लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की गई थी वो नागभट्ट के द्वारा की गई थी, बस ये बात ध्यान रखना है। और स्थापना का जो स्थान था वो कौन सा था, वो गुजरात था। आगे जो मैं अंडरलाइन मैंने राइट पेन से कर रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं एक एक नंबर के, और मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, और नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान, आपको मैं बता चुकी हूँ पीछे भी, अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्र पाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य था और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह से पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं में भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल ने 1000 ईसा तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनबी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। ये अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि जब महमूद गजनबी ने गुजरात यानी कन्नौज क्षेत्र पे हमला किया था, या गुजरात क्षेत्र पे हमला किया था, तो वहाँ का शासक कौन था, महिपाल द्वितीय था, ठीक है, ये अंडरलाइन कीजिएगा इसको। राज्यपाल था, वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ, बाद में उसने महमूद की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनबी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया। कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव हुआ होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे यहाँ से नहीं बढ़ने दिया। देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो दक्षिण भारत के अन्य वंशों का है, जिनका नाम है चोल, चेर, पांड्य। एक बार आपको मैं मैप में दिखा रही हूँ, ये चोल है, चोल, चेर, पांड्य। ये 3 शासक थे, ज़्यादा बड़े क्षेत्र पे इनका अधिकार नहीं था, और इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को ही क्या कर रखा था, स्थापित कर रखा था। तो ये 3 शासक हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इस काल को भी मूर्ति कला या स्थापत्य कला में स्वर्णिम काल कहा गया है। मतलब अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण किया, मैं बताऊँगी भी। द्रविड़ शैली के मंदिरों का इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर निर्माण किया है। तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो वंश है हमारा दक्षिण भारत का, पहला वंश है चोल वंश। चोल वंश उत्तरवर्ती चोल राज्य, यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। आपको मैंने याद हो तो मौर्य काल में 5 पथ बताए थे मैंने आपको ना, 5 क्षेत्र बताए थे जो बहुत फेमस थे। एक तो उत्तरापथ था, एक अवंती था, और एक नाम और बताया था मैंने आपको, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापथ के जो राज्य थे वो बहुत फेमस थे, जिनमें दक्षिणापथ में 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर, और तीसरा मैंने आपको बताया चोल अथवा केरल। तो चेर जो क्षेत्र में थे वो कौन से क्षेत्र में थे, केरल में। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया है। चोल राज्य मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे नाम आ रहा है अशोक के टाइम का कि भाई उसमें नाम भी लिया गया है इनका। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे, क्योंकि तमिल बोलते थे। केरल वगैरह का क्षेत्र आ गया इसमें, तमिलनाडु का आ गया, केरल का आ गया। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। ये मैंने अंडरलाइन कर रखी, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तिरुवल्लुवर रचित कूरल इसका अच्छा उदाहरण है। वल्लुवर ने जो खुद की किताब लिखी उसका नाम है कूरल। करिकाल चोल वंश का एक राजा था जिसने पुहार या पुंगार नगर की नींव डाली। उसने सिंघल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे पर 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। सिंघल यहाँ पर क्या है, श्रीलंका को बोला जा रहा है, ध्यान रखना इस बात को। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर यानी उरयूर
को कावेरी पत्तनम, जो कावेरी नदी है उसके तट पे एक नगर बसा हुआ है, वो कावेरी पत्तनम कहलाता है। चोल राजा विजयलय के पुत्र को उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य ने पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों को शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांडवों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। तो यहाँ तक तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने ऊपर जो 2-3 लाइनें अंडरलाइन कर रखी है वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे लेना इसमें। अब आएगा चोल राज प्रथम। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप को अपने अधीन करके पूर्ण दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन बैठा था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर को बनवाया था। ये अंडरलाइन कर रखी है मैंने। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और राजेश्वर मंदिर में किस ईश्वर की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है, तो वहाँ पर कौन है? शिव है, शिव की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी। दक्षिण भारत में, या ऐसे कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर नौसेना की अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली नौसेना किसकी थी? राजेंद्र प्रथम की थी, जिसने पेंगू, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। उसने बंगाल और बिहार शासक महिपाल से भी युद्ध किया था। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़, उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रथम ने इस क्षेत्र को जीतने के बाद, यानी गंगा के क्षेत्रों को जीतने के बाद, और गंगा के क्षेत्रों में ऊपर नाम आ रहे हैं, बंगाल का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कोस्टल हो गया और मगध हो गया। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद क्या नाम रखा था इसने? गंगे कौंड। इसको लोगों ने क्या नाम दिया था? गंगे कौंड। गंगे कौंड, और गंगे कौंड का मतलब होता है गंगा के क्षेत्रों को विजित करने वाला। गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी इसने। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसका पुत्र उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में पराजित कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कोलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी थी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कोलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की और इसने 40 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया? शासन किया। अब हम इसमें जो चोल वंश पढ़ते हैं तो उसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन में आपको बता चुकी हूँ कि सत्ता किस प्रकार से चला करती थी इन लोगों की। चोल प्रशासन, चोलों का प्रशासन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। इसको पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि चोलों का जो प्रशासन था वो कौन सी प्रणाली पर आधारित था, तो वो ग्राम पंचायत शैली पर आधारित था। अब ग्राम पंचायत शैली तो आप वैसे अपन 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं और 10th में मैंने आपको बता भी दिया था कि सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम, और ग्राम में जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं सरपंच, ठीक है। पंच होते हैं, 5 लोग होते हैं अलग अलग, और उन 5 का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहलाता है सरपंच। तो यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था थी वो ग्राम पंचायत पर पूरी तरह से डिपेंड थी, ठीक है। ये याद रखना कि चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से चोल राज्य को 6 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिनको मंडल कहते थे। जो 6 प्रांतों में या 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा था उनको मंडलम कहा गया। अंडरलाइन करना इस बात को कि इसको क्या कहा गया? मंडलम। और मंडलम को भी डिवाइस कर दिया है। अब वो डिवाइस किया जो है उप विभाग कोट्टम, कोट्टम के उप विभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्यर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था। ग्राम के प्रतिनिधि प्रति वर्ष नियमित नियमतः मतलब रेगुलर उनका क्या किया जाता था? चुनाव किया जाता था। उनको चुनाव करके निर्वाचित किया जाता, यानी उनको पद पे स्थापित किया जाता था। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तः प्राप्त थी। स्वायत्तः का मतलब खुद का शासन जो चलाता है उसको स्वायत्तः बोलते हैं। प्राप्त थी
लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी, यानी कि राजा जो था वो एक तरह से निरंकुश था, ठीक है, यानी उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता था राजा पे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जाता था। चोल राज्य में प्रचलित जो सोने का सिक्का था उसको कहते थे कासू। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैंने वैसे अंडरलाइन कर रखा है लेकिन एक बार फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो चोल राज्य में सिक्का चलता था सोने का उसको क्या नाम दिया गया? कासू। अंडरलाइन करें बच्चों, ये ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं कि कासू जो चलता था या कासू सिक्का जो प्रचलन में था वो किस वंश में प्रचलन में था और वो किस धातु का बना हुआ था? तो वो कौन सी धातु का था? सोने की धातु का बना हुआ था। और किसके प्रशासन में चल रहा था? वो चोल वंश के प्रशासन में चल रहा था। ध्यान रखना बच्चों। और जो इसकी जो वेट था यानी जो सिक्के का वज़न था 16 औंस में था। और औंस, अब आप मुझसे पूछोगे औंस क्या होता है मैम? तो जो औंस था वो उस समय की एक इकाई थी, नापने की इकाई थी, वेट को या वज़न को नापने की इकाई। आजकल हम क्या बोलते हैं? किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाई थी, क्योंकि आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का 30% ना बोल के मैं तो बोलूँगी कि 40 से 50% जो क्षेत्र है वो चट्टानी भाग बना हुआ है, ठीक है। दूसरा भाग यहाँ पे यह है कि यहाँ का मौसम हमेशा सामान्य रहता है, ना यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती तो केरल में सर्वाधिक होती है या तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। बीच के क्षेत्रों में यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ की जो इलायचियों की पहाड़ियाँ हैं, और मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंचाई की योजनाओं की सुविधाएं क्यों की गई, योजनाएं क्यों बनाई गई? योजनाएं वहीं, सिंचाई की योजनाएं वहीं इसलिए बनाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे हमारे राजस्थान में बनती हैं, ऐसे यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी। समझा देती हूँ कि ये जो केरल का क्षेत्र था, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्षेत्रों में पहाड़ियाँ हैं, जिसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहते हैं। यह हम 9th क्लास में पढ़ के भी आ गए हैं। ये वाला जो भाग है ये तो है पूर्वी घाट, और ये वाला जो घाट है इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। अब क्या होता है, अभी चल रहा है देखो अपने यहाँ पे मानसून, तो आपने कभी सुना भी हो तो भारत में पहली बार मानसून जहाँ से प्रवेश करता है वो सबसे पहले बारिश कहाँ करता है? केरल में करता है। कहाँ पे करता है बच्चों? केरल में। और केरल में यहाँ पर इलायचियों की पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है? बारिश होती है। तो यहाँ की नदियाँ बह करके वापस कहाँ गिर जाती हैं? यहाँ की नदियाँ गिर के वापस कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में गिर जाती है। यानी ये नदियाँ बहकर इधर आ ही नहीं पाती हैं। और थोड़ी बहुत जो नदियाँ आती हैं, जिसमें कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है ना, ये 2-3 नदियाँ हैं यहाँ पर, एक पेन्नार नदी है। तो ऐसे करके ये जो नदियाँ हैं, जो ज़्यादातर बारिश होती है उस क्षेत्र को तो ये अरब सागर में गिरा देती हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र की नदियों में, इसमें पश्चिमी भाग में तो बारिश बहुत सारी हो जाती है पहाड़ी के क्षेत्र पे, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है वो सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा? सूखा रह जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये पूर्वी घाट है। अब पूर्वी घाट में क्या होता है? जब लौटता मानसून होता है, जब इधर से लौटते समय अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है, या सितंबर अक्टूबर में जो बारिश होती है उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ये जब मानसून लौटता है तो इससे लौटते हुए तमिलनाडु पे क्या होती है? बारिश होती है तमिलनाडु में। लेकिन इसमें क्या होता है? पूर्वी घाट के पूर्वी क्षेत्र में बारिश होती है, और ये वाला भाग कैसा रह जाता है? सूखा रह जाता है। समझ में आई? यानी ये दोनों भाग कैसे हैं? सूखे भाग है। इसीलिए इस वाले क्षेत्र में पानी की क्या है? कमी है। यहाँ पर अकाल भी पड़ता है, ठीक है, अकाल पड़ता है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। ये गंगा की तरह है, गंगा की तरह पवित्र माना गया है। और इस दक्षिण भारत के लोग कावेरी नदी को माँ, जैसे हम गंगा को माँ मानते हैं यहाँ पर, ऐसे कावेरी को माँ माना है इन्होंने, ठीक है। तो इस नदी में, ये बरसाती नदी है पूरी तरह से, तो पानी जब बारिश होगी तो ही इसमें पानी बहेगा, नहीं तो इसका बहाव क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अकाल पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी राजा आए, यहाँ पर शासक आए, चोल वंश के, चेर वंश के या पांडे वंश के, उन्होंने क्या किया? यहाँ पर योजनाएं बनाई। और योजनाओं बनाने वाले जो पहले शासक थे वो चोल वंश के शासक थे। आप समझ में आ गया? यही बात मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
चोल कला। अब कला तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, कला से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। कला में वही स्थापत्य कला आएगा, यानी भवन निर्माण आएगा, साहित्य आएगा, संगीत आएगा, चित्रकला आएगा। ये सारी कलाएं मिलाकर, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको सबको मिलाकर के एक नाम दे देते हैं हम लोग, कला। तो चोल काल में किस किस क्षेत्र में क्या हुई, उपलब्धियां प्राप्त करी चोल के शासकों ने। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये बताती हूँ कि यहाँ के शासकों ने, या यहाँ इस काल को, दक्षिण के इस चोल शासकों के काल को कहा गया है स्वर्णिम काल। वही स्थापत्य, अगर हम उसमें बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, अगर उत्तर भारत में बात करते हैं हम, तो गुप्त के शासकों का जो काल था वो स्वर्णिम काल किसका था, वो स्वर्णिम काल था स्थापत्य कला का। ऐसे चोलों का जो शासन काल था वो दक्षिण भारत का स्वर्णिम काल था। तो यहाँ पे कला पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। मैं एक बार मंदिर बना रही हूँ आपको, किस तरह से मंदिरों का यहाँ पर मतलब मंदिर बनाने की शैली कौन सी है। तो यहाँ पर जो शैली है वो है द्रविड़ शैली, सॉरी द्रविड़ शैली। ये मैं आपको बता दूंगी द्रविड़ शैली होती क्या है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी दक्षिण भारत में आपको जो मंदिर बनेंगे वो भव्यता लिए हुए हैं। भव्यता मतलब ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए हैं और बड़े सुंदर हैं देखने में। देखते ही है ना, मतलब भी लगता है कि यार किस तरह से बनाया होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे इस मंदिर में बात करते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये किस तरह से बने हुए हैं। ये है मंदिर का प्रांगण। प्रांगण मतलब होता है आंगन, और यहाँ पर है गर्भगृह। और आपने गर्भगृह पे देखा हो मंदिरों का, अगर तुमने कभी बाहर से देखा हो बच्चों, तो पीछे की साइड एक मंदिर होता है, उसके ऊपर एक कलश सा लगा होता है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। और इसी गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, यानी जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है किसी भी ईश्वर की या किसी भी भगवान की, वो यहाँ पे स्थापित की जाती है। यहाँ ये प्रांगण होता है, इसके चारों तरफ यहाँ पर कमरे बने हुए होते हैं और बीच में प्रांगण होता है, जिसमें क्या होता है कि लोग भक्ति वगैरह करते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो उसका उद्घाटन करते हैं। और बाहर आने के बाद यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, उसको बोलते हैं गोपुरम। उसको क्या बोलते हैं, गोपुरम। इसको बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं शिखर। इसको बोलते हैं मंडप, इसको बोलते हैं गर्भगृह, और इसको बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत थी आप लोगों को। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या है, और मंदिर जो है मैं उनके नाम भी बता दूँगी आपको। तो चलते हैं हम लोग। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ शैली मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। पहला बात, वर्गाकार विमान। मैंने वर्गाकार विमान आपको बता दिया जस्ट अभी। ये वर्गाकार, इसको विमान ही कहते हैं, जिस पे क्या बना होता है इस तरह से, वर्गाकार विमान। मंडप, मंडप मैंने आपको बता दिया है, जो बीच का आंगन है वो मंडप कहलाता है। गोपुरम मैंने बता दिया, जो बड़ा सारा दरवाज़ा है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी इसकी। गोपुरम कलापूर्ण स्तंभों से युक्त था। ये लाइनें मैंने जितनी भी अंडरलाइन करी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है को। वृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी ये वाली बात कि जो मंदिर के आंगन के चारों तरफ यहाँ ये जो बने हुए हैं रूम टाइप में इस तरह से, इनमें क्या लगे हुए हैं, पिलर्स लगे हुए हैं। आप वो अभी भी कोई मंदिर देखोगे तो पिलर्स होगा। ये आंगन है और ये चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, इसमें पिलर्स लगे हुए हैं। ठीक है। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, मैं अच्छी तरह से अंडरलाइन और कर देती हूँ इसको। राज के द्वारा बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर राजेश्वर मंदिर कहलाता है। ये द्रविड़ शैली का शानदार नमूना है। ये इम्पॉर्टेंट है ये बात आपके लिए। ठीक है, इसको याद करना है आपको। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली को चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। ये मैं बता दूंगी नटराज क्या होते हैं और शिव की कांसे की मूर्ति, यानी कांसा किससे,
कांसा जो बनाया जाता था ये ऐसा धातु होता था जिसमें तांबे के साथ में अन्य धातु को मिला करके बनाया जाता था, ठीक है। और नटराज से मतलब है शिव, नटराज से मतलब है शिव की प्रतिमा। मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसकी, शिव की प्रतिमा, जिसमें वो शिव की प्रतिमा को नटराज कहा जा रहा है। और शिव की प्रतिमा, इसमें जो शिव हैं वो तांडव कर रहे हैं। तांडव एक तरह से डांस का फॉर्म है, तांडव। और तांडव का मतलब होता है कि इसमें शिव गुस्से में है और गुस्से में आकर के वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और वो डांस जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है, तांडव कहलाती है। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चौल युग का नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी उत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ था। ये तो मैं आपको बताती हूँ, गोपुरम का बताया था मैंने कि जो मेन गेट होता था वो सबसे बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था और उसको क्या नाम दिया गया है, गोपुरम। अब इसके हम समाज के बारे में पढ़ लेते। एक बार मैं आपको मंदिर बता देती हूँ और एक नटराज की मूर्ति बता देती हूँ। होल्ड करें। ये देखिए बच्चों, ये है नटराज की शिव की प्रतिमा है। इसका जो नाम दिया गया है वो नटराज नाम दिया गया है। और नटराज मैंने आपको बता दिया है कि जो डांस फॉर्म है तांडव, इसमें ये डांस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और इनका जो चेहरा है वो बड़े ही रौद्र रूप में यानी गुस्से में नज़र आ रहा है, ठीक है। यह है नटराज की मूर्ति और ये कांसे से बनी हुई है। और ये चोल वंश के शासकों के द्वारा जो बनाई गई थी, ये वही मूर्ति है। ये आपके जो किताब है उसमें भी है ये, लेकिन उसमें इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने इसको कहीं से पिक कर ले करके और फिर आपको दिखाया, ठीक है। ये आ गया समझ में? अब आपको मैं मंदिर दिखा देती हूँ, राजराजेश्वर मंदिर, उसको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। उस मंदिर का फॉर्म कैसा है बना हुआ, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, वो किस तरह से बना हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। होल्ड करें। ये देखो बच्चों, ये है राजराजेश्वर मंदिर और वर्तमान में इसको वृद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धेश्वर मंदिर। अब इसमें ध्यान से देखोगे आप, ये है हमारा शिखर, मैंने आपको बताया था। देखो ऊपर इस पर कलश लगा हुआ है और इसको शिखर कहते हैं, ठीक है। बीच में फिर मैंने आपको प्रांगण बताया था, ये इसके प्रांगण है, ध्यान से देखो। इसके अंदर की साइड है ये, जिसमें बैठ कर के, जैसे इसमें तो ये जो है ये तो शिखर है, लेकिन अंदर की साइड इसमें गर्भगृह है जिसमें मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये इसका प्रांगण है। और प्रांगण के आगे फिर अपन देखते हैं आगे की साइड, तो ये पिलर्स बने हुए हैं, मैंने आपको बताया था, फोटो पिक के अंदर भी बताया था आपको। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और इसका जो द्वार है, बड़ा सारा द्वार जो मैंने गोपुरम बता रही थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गोपुरम का द्वार कैसा है, ये देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम। और ये वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। क्या है ये? प्रवेश द्वार। और इस द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो उनके प्रवेश द्वार होते थे वो बहुत बड़े होते थे। मंदिर का जो एंट्रेंस था सबसे बड़ा होता था इसका, ठीक है। तो आप समझ में आ गई इसको क्यों कहते हैं गोपुरम। आगे चलते हैं हम लोग, मैं आपको आगे पढ़ा रही, ये तो हमारा हो गया चौल कला के बारे में। अब आगे मैं आपको बता रही थी समाज कि चोल काल का जो समाज था वो कैसा था। चोल कालीन समाज, चोल राजा शैव धर्म के अनुयायी थी। ये मैं आपको बताऊंगी कि शैव धर्म किसे कहते हैं। पहले एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर देती हूँ। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ मैं आपको बता चुकी हूँ। समाज में स्त्रियाँ संपत्ति की स्वामिनी होती थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर एक प्रथा चला करती थी, दास और देवदासी, यानी नौकर और नौकरानी। और दास और देवदासी जो होते थे वो राजाओं के पास होते थे, ठीक है। रानियों की होती थी देवदासियाँ और राजा की होते थे दास। तो यहाँ पे कैसी प्रथा थी? दास और देवदासी की प्रथा थी, जो इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब मैं आपको समझाती हूँ शैव धर्म क्या होता है ना। तो आप इसको ध्यान से समझना। दक्षिण भारत के अंदर हिंदू धर्म मध्यकाल में आते आते दो भागों में विभाजित हो गया था, स्पेशली दक्षिण भारत में, ठीक है। तो हिंदू धर्म के जो दो भाग हुए, तो एक शाखा जो कहलाई वो तो कहलाई शैव। एक शाखा तो क्या कहलाई? शैव कहलाई। और एक शाखा कहलाई वैष्णव। शैव जो शाखा थी उसका मतलब था कि शिव के उपासक का मतलब होता है शिव को पूजने वाले या शिव को मानने वाले। ये तो हो गए शैव। और दूसरे जो वैष्णव धर्म के थे या वैष्णव शाखा थी, उसका मतलब था विष्णु के उपासक
या विष्णु को मानने वाले। तो हिंदू धर्म की दो शाखाएं विभाजित हो गई थी दक्षिण भारत के अंदर, एक कहलाए शैव और एक कहलाए वैष्णव। ये वर्तमान में भी है। जो विष्णु को मानते हैं, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गए, वो तो कौन है, वैष्णव धर्म से है ना। और जो शैव हैं, जो शिव जी को मानते हैं, शिव जी के परिवार को मानते हैं, जैसे गणेश जी हो गए, पार्वती जी हो गई, ब्रह्मा जी हो गए, तो ये जो जो इनको मान रहे हैं, इस परिवार, इस वंश, मतलब इस ग्रुप के जो धार्मिक लोग मान रहे हैं इसको, वो शैव धर्म के हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो चोल शासक थे वो कौन से धर्म के थे, शैव धर्म के थे। इसलिए नटराज की जो मूर्ति मिलती है हमको, ध्यान रखना है इस बात को, इसीलिए हमें जो नटराज की मूर्ति मिलती है वो शिव की मिलती है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है हमारा पल्लव वंश। और पल्लव वंश के बारे में मैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका पार्ट 2 उसमें पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से समझना वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को आप लिंक पे जाकर के ही ओपन करें, क्योंकि इससे आपकी वीडियो क्लियर रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों में इसमें जा कर के बता सकते हो कि हम इससे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसको लिंक पर जा कर के ओपन करना बेटा। थैंक यू।